श्रोताओं नमस्कार। आज 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था और ये नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त और मस्तिष्क को सेहतमंद रखता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से ही योग की प्राचीन परंपरा रही है। योग को विदेशों में प्रसारित कराने का श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है। योग के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के लिए आज हमने इस भेंट वार्ता का आयोजन किया है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं योग गुरु भगत सिंह ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आप सभी श्रोताओं के लिए, और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। योग गुरु जी, बहुत सारी बीमारियां एकदम आम हो गई हैं, जैसे बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, मोटापा है। ये बीमारियां इतनी आम हो गई हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है और योग से हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति की योग की विधा, जिसमें ऋषियों ने अपने आप को तपाकर, अपने आप को अनुसंधान करके यह बताया कि जीवन जीने की शैली में हमें योग को आत्मसात करना पड़ेगा। आज के आधुनिकता की दौर में हम सब इतने व्यस्त हो गए कि हम अपने शारीरिक रूप से अपने आप की दिनचर्या में अनियमित दिनचर्या कर बैठे। इस कारण से हमारी शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां आ जाने के कारण शारीरिक मानसिक तनाव से हम ग्रसित होते चले गए। अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी शारीरिक शुद्धियां होंगी, मानसिक शुद्धियां होंगी, और जो बड़ी से बड़ी बीमारियां, जो असाध्य बीमारियों में बदल रही हैं, ये बीमारी का कारण है कि हम स्वास्थ्य की 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है पूर्ण निद्रा, पूर्ण आहार, पूर्ण व्यायाम और पूर्ण कर्म। हम अपनी दिनचर्या में जब चारों चीजों को समाहित करते हैं तो इस प्रकार की बीमारियों से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। और आज सभी ने भारत देश की योग की विधा को आत्मसात किया। ये भारत को गौरव का विषय है। बिल्कुल, भारत के लिए गौरव का विषय है। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे 4 स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभ पर हम देखें तो जो वर्तमान युग है, एकदम जो प्राचीन परंपरा रही है उसको भूल से गए हैं। वर्तमान युग में हम क्या, मोबाइल आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, बच्चे भी अब मोबाइल पे प्रोजेक्ट बनाने लग गए हैं। उस तरह के उनकी दिनचर्या भी बदल गई है। हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो एकाग्रता में कमी आई है उसको बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे व्यायाम हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें अपनाने से उनकी एकाग्रचित्ता में बढ़ोतरी होगी? भारतीय संस्कृति में खेल कूद तथा अपने खेल में सीखें योग की परंपरा रही है। बचपन अवस्था में हमारे परिवार के आंगन में टप्पू खेलना, कबड्डी खेलना, छोटे छोटे खेल समाहित होते थे। इससे शारीरिक पुष्टता आती थी, शारीरिक बल वर्धक होते थे, पुष्टिवर्धक होते थे और स्मरण युक्त होते थे। परंतु मोबाइल पर निरंतर जब बच्चे बैठते हैं, विद्यार्थी बैठ जाते हैं, तो उनका शारीरिक अभ्यास नहीं होती है और शरीर में जड़ता आ जाती है। और हमारे शरीर में जब जड़ता आती है तो शरीर में प्रमाद आता है, आलस आता है और भोजन प्रॉपर पच नहीं पाता है। और इस प्रकार के धीरे धीरे समस्याओं से रोगग्रस्त हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने परंपरागत खेल को खेलें, शारीरिक व्यायाम करें, योग से जुड़ी हुई कुछ आसन करें, कुछ प्राणायाम करें। और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक मैं महत्वपूर्ण टिप बताने जा रहा हूं कि बच्चे चाहें तो अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। जब कभी ऐसा आलस पैदा हो जाए तो सांस लें, सांस को छोड़ें। इससे 2 प्रतिपूर्ति होंगी। शारीरिक क्षमता में शरीर का सर्कुलर सिस्टम ठीक होगा और सर्कुलर सिस्टम के साथ यदि थोड़ा सा 2-4 मिनट और लंबी गहरी सांस लेंगे तो आलस, प्रमाद भी दूर होगा और उसकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी। बीच बीच में एक गिलास पानी पीना और उससे आलस भी खत्म होगा। और जब हम देर तक 2-4-5 मिनट ब्रीदिंग कर लेते हैं तो प्राणायाम कहते हैं। और यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति जब ऐसे होती है, विद्यार्थी के शरीर में एक इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो इम्यूनिटी आपकी स्मरण शक्ति को, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, वो बढ़ा देती है। और एकाग्रता उनकी स्मरण को, पुरानी जो आपने पढ़ा हुआ है उसको तत्काल जवाब आने में सहयोग प्रदान करती है। उन्हें हम सलाह देते हैं कि वो उन्हें प्राणायाम बीच में गहरी सांस लेना, सांस को छोड़ना, उससे बीच बीच में करते रहने से उनकी यह समस्या दूर हो पाएगी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। कई बार क्या होता है कि जो लंबी डेस्क जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो आजकल का जो समय है वो कंप्यूटर पे काम करने का ही हो गया है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत देर तक गर्दन झुकाए झुकाए काम करना, मोबाइल पे काम करना, हमारी गर्दन पर भी एक तनाव आ जाता है। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपने काम के साथ साथ अपने आप को चलायमान भी रखें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें? इसके लिए मेरी यह सलाह है कि युवाओं को वैसे अपने दैनिकचर्या के 24 घंटे में लगभग 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम करने से उनकी शारीरिक पौष्टिकता, शारीरिक क्षमताएं
अभूतपूर्व होंगी। परंतु यदि ऐसा लगता है कि मुझे 24 घंटे में 12 से 14-15 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है, तो मैं उनको सलाह देता हूं कि बैठते वक्त आपकी बैठने की पोजीशन हो वो स्पाइन कोड को सीधा करके बैठें। आप अपनी मेरुदंड को जब सीधा कर बैठेंगे तो आपको झुकने की समस्या नहीं होगी, और वो समस्या जैसे L5 और L3, L4 में हल्का सा अंतर आने से कमर के दर्द बढ़ जाते हैं, और जब गर्दन आगे की ओर झुकती है तो स्पॉन्डिलोलिसिस एक बीमारी है, हल्का सा चक्कर आने लगता है, तो मानसिक तनाव पनपते हैं। उसके लिए कुर्सी पर बैठे बैठे कमर सीधी कर लें और स्कंद संचालन करें। दोनों हाथों को कंधे पर रखकर धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। जब हाथ ऊपर जाएं तो सांस को भरें और सीना को फैलाते हुए हाथ को नीचे ले आएं। 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज बीच में जी एक्सरसाइज करेंगे तो कंधे दर्द संबंधी रोग और मानसिक तनाव संबंधी रोग इससे दूर होंगे। गर्दन को भी आगे पीछे करना और दाएं बाएं करना, मोड़ना, सांस को भरकर मोड़ना, दोनों हाथों की कलाई आपस में पकड़ना, गहरी सांस भरकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में ढकेलने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। जैसे कि अभी हम सभी 21 जून को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो आज सोचेंगे कि आज से हम प्रण करते हैं कि हम रोज योगा करेंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत हमें योग की कैसे आसनों से करनी चाहिए? उनके लिए यह सलाह है कि भारत देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा एक मिनिमम प्रोटोकॉल बनाया गया है। जो 21 जून का प्रोटोकॉल किया है, पूरे विश्व में सभी लोग इस योग अभ्यास को करने से उनकी शारीरिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि वे एक ऊर्जा युक्त और दिव्य युक्त और दक्षतापूर्ण रहेंगे। योग में एक सूत्र रहा है, योगा कर्मेषु कौशलम। योग व्यक्ति कर्म के प्रति दक्षता प्रदान करता है, उसके लिए एक मिनिमम प्रोटोकॉल बनाया गया है। और कॉमन प्रोटोकॉल यह आयुष मंत्रालय द्वारा योग से जुड़े हुए विभिन्न योगाचार्यों अनुसंधान केंद्रों से एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जिसे सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए खड़े होने वाले आसन में 5 आसन होते हैं: ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन। इससे आपके शरीर में संवर्धन होता है, संवर्धनात्मक चीजें इसमें होती हैं। इसमें सूक्ष्म चालन क्रियाएं बताई: ग्रीवा चालन, स्कंद खिंचाव, स्कंद चक्र संचालन, धड़ को घुमाना, कटी चालन, घुटना चालन। इससे शरीर की संबंधित जड़ता मिटती है। आसन करने से शरीर में स्थिरता आती है। बैठने वाले आसन, खड़े होने वाले आसन में संवर्धन होता है। बैठने वाले आसनों में ध्यानात्मक स्थिति बदलती है, शरीर में स्थिरता आती है। बैठने वाले आसन में जैसे भद्रासन, वज्रासन, अर्धउष्टासन, उष्टासन, शशांकासन, जैसे उत्तान मंडूकासन, वक्रासन। बैठने वाले आसन जितने भी हैं वह आपके शरीर में ध्यानात्मक स्थिति बदलेंगे, शारीरिक समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक शशांकासन जी खरगोश से बनाई गई है। जब हम सांस भरकर हाथ को ऊपर उठाते हैं और सांस को छोड़ते हुए अपने चिन्ह को जब जमीन से लगा देते हैं तो कहा गया है हृदय में, मस्तिष्क में एक चेतना का जागरण होता है, पेट की स्थूलता मिटती है, पैनक्रियाज एक्टिव होती है, डायबिटीज संबंधी रोग इससे ठीक होते हैं। सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं। उत्तान मंडूक एक आसन है, यह मेंढक से बनाई गई है। मेंढक अपनी गर्दन को उठाकर मिदक मिदक कर चलता है और उसके शरीर में कहीं चोट नहीं लगती है। जब कोई भी साधक उत्तान मंडूक आसन करता है तो एक अद्भुत आपको बात बता रहे हैं कि गर्दन के नीचे वाले अंग सक्रिय हो जाते हैं और मस्तिष्क स्थिर हो जाता है, मन स्थिर होता है। इसका मतलब है कि उत्तान मंडूकासन करने से साधक के शरीर में दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है, संशय द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। लेटने वाले आसनों में विश्रामात्मक आसन में भुजंगासन, भुजंगासन सर्प से बनाई गई है। सांस को भरकर जब हम अपने आगे के धड़ को उठाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, कमर के दर्द मिटते हैं। दोनों पैरों को पीछे की धड़ से उठाते हैं, इसका नाम सलवासन। इससे हमारे कमर के नीचे के अंग सक्रिय होते हैं। द्विपाद उत्तान आसन, द्विपाद उत्तान, दोनों पांव को ऊपर 30 डिग्री पर जब उठाते हैं तो हमारे पेट की पाचन शक्ति मजबूत होती है। अर्धहलासन, हल के समान जब हम आकृति बनाते हैं तो हमारे पैरों की क्षमताएं बढ़ती हैं, कमर की क्षमता बढ़ती है, पेट की पाचन शक्ति मजबूत होती है। जैसे पवन मुक्तासन, वायु विकार संबंधी रोगों में पवन मुक्त आसन बहुत लाभकारी आसन मानी गई है। एक सेतुबंद आसन है, कमर को उठाते, सांस भरकर कमर को उठाते हैं और जब उठाते हैं तो हमारे कमर दर्द संबंधी रोग, यौन संबंधी रोग इससे ठीक होते हैं। तो योग जितने भी पैकेज बनाया गया है, यह एक प्रोटोकॉल लगभग 40-45 मिनट होते हैं। फिर प्राणायाम की सलाह दी जाती है,
आखिरी आसनों में शवासन होती है। फिर आप कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपकी शारीरिक क्षमताएं अद्भुत और दिव्य युक्त होंगे, बल्कि आप अपनी शारीरिक क्षमताओं से परिपूर्ण होंगे। बहुत ही लाभदायक जानकारी दी आपने योग गुरु जी। और इन्हीं जानकारियों के बीच में हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जो महिलाएं होती हैं हमारे घरों की, महिलाओं के पास इतनी भागदौड़ होती है, इतने सारे काम होते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं। आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को कौन कौन से योग करने चाहिए। जी, बात सच है कि भारत देश की जन्मी हुई नारी देवी स्वरूपा होती है और उसमें अद्भुत क्षमता है। सबसे ज्यादा बोझ हमारी मातृशक्ति बहनों पर आया है। अपनी दिनचर्या में उनकी बहुत सी चीजें छूट गई। बाल्यावस्था में उनके खेलने की, रस्सी कूदने की और जो भी उनके खेल हमारे परंपरागत थे वो धीरे धीरे छूटते गए। काम के बोझ के कारण वह आज जितनी दिव्य स्वरूप दिखना चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही। परंतु मैं इस संबंध में बहनों को सलाह देना चाहूंगा कि ये बात सच है कि उनकी शारीरिक समस्याओं में उनकी शारीरिक प्रकृति बहुत सॉफ्ट और नर्म होती है। जिन जिन उम्र बदलती है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में होते हैं तो उनकी शारीरिक प्रकृति बदलती है। किशोर अवस्था से जब यौवन अवस्था में पहुंचते तब उनकी शारीरिक प्रकृति बदलती है। जब यौवन अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं तब बदलती है। और प्रौढ़ अवस्था से जब वो अपने और वृद्धावस्था की प्रवेश करते हैं तब उनकी शारीरिक प्रकृति, जैसे मोनोपाज होना, शारीरिक प्रकृति जब जब बदलती है तो शरीर में प्रकृति के बदलने से उनके शरीर की समस्याओं के हार्मोन्स में चेंजेस आती है, जैसे क्रोध का आना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में चीवड़ पड़ना। तो यदि उनको उसके संबंध में शारीरिक व्यायाम उन्हें अपने जीवन में समाहित कर लिया तो इन समस्याओं को उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बहनों से, मातृशक्ति बहनों से आग्रह करता हूँ कि उनकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपने शारीरिक समस्याओं के लिए अपने जीवन में योग को समाहित करें। और योग उनको सिद्ध हो सकता है क्योंकि उनमें धैर्यता, सहनशीलता, सौम्यता, समता जैसे गुण पहले से ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से दिए। पालन करना, पोषण करना, सबको खिलाकर बाद में खाना, सबके कार्य को करने के बाद करना। उनको मैं आग्रह करता हूं कि वह अपने दैनिक जीवन पर समय पर भोजन करें, समय पर शयन करें, शयन पर विश्राम करें और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अपने अनुसार अपनी प्रकृति में जब कभी कभी आए तो अपने आसन प्राणायाम को जरूर शामिल करें, तो निश्चित रूप से ये समस्याएं नहीं आएंगी। एक रोग के बारे में उदाहरण देता हूं। कभी कभी कुछ बहनें मोटापा से पीड़ित हो जाती हैं। उसका कारण है थायराइड, एक बीमारी होती है। थायराइड के कारण गले से संबंधित है, उसके उनको उज्जाई प्राणायाम करने की सलाह देता हूं। यदि थायराइड जब बिगड़ता है तो अन्य रोग की ओर वो डाइवर्ट कर देता है, जैसे शरीर का मोटापा हो जाना, दुबलापन होना, आंखों पर चश्मे लगने लगना, शरीर बेडोल हो जाना। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम अपने उसमें शामिल करें। सांस को लेते हुए गले से आवाज निकालें, जैसे रोते हुए शिशु की आवाज आती है। जब आवाज बंद हो जाए तो धीरे से दाढ़ी को कंठकूप से लगाकर जालंधर बंद लगाएं और कुछ देर तक रोके रखें क्षमता के अनुसार। फिर सिर को उठाकर दाहिने हाथ से नास्टल बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दें। भारतीय संस्कृति की योग की परंपरा में थायराइड क्योर करने के लिए वो उज्जाई प्राणायाम करें, सिंहनाद करें और सर्वांग आसन करें तो निश्चित रूप से थायराइड संबंधी रोग 50 प्रकार के रोगों से बच पाएंगी। बहुत उम्दा जानकारी दी आपने योग गुरु जी। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जब हम इतने सारे, आपने हमें योग आसन बताए, योग क्रियाएं बताई हैं, इनको करने का सही तरीका, सही समय और किस प्रकार से करना चाहिए, जो वातावरण वो कैसा होना चाहिए? योग करने की सबसे सही जगह, सही समय ब्रह्मकालीन समय माना गया है, क्योंकि सुबह के समय में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा पाई जाती है। ज्यों ज्यों सूर्य चढ़ता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। हमें चाहिए कि हम ब्रह्मकालीन समय में योगाभ्यास करें, परंतु ऐसा पाया गया है कि लोग देर रात सोते हैं और देर से उठते हैं, तब तक सूर्य चढ़ जाता है। तो कुछ से कुछ भला इस कारण से विचार करते हुए यह है कि जब उठें तब योग को करें। योग करते समय, व्यायाम करते समय शांत वातावरण होना चाहिए और खुली जगह होनी चाहिए। खिड़कियां खुली हुई हों, हवा आ रही हो, प्रदूषण युक्त ना हो, इसका जरूर ध्यान। धूल धुआं ना उड़ रहा हो, क्योंकि आप जब ब्रीदिंग करेंगे, व्यायाम करेंगे, शरीर के अंदर जाने वाली हवा आपकी परिशुद्ध हो। आप वस्त्र के रूप में अच्छी चादर हो, ढीले कपड़े पहने हुए हों और योग करने के पहले आपने कम से कम खाली पेट हो। आप अपने शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर, टॉयलेट वगैरह से निवृत्त होकर जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको
पूर्णतः लाभ होगा। और जब हम योग क्रियाएं करने लगते हैं तो किसी योग गुरु की देखरेख में ही करें। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे श्रोताओं को कि स्वयं से कोई भी क्रियाएं न करें। आजकल देखने को जा रहा है कि लोग YouTube से योगाभ्यास करने लगते हैं। तो हमारा आग्रह है कि किसी दक्ष योग गुरु जिनने योग को, शरीर विज्ञान को भली भांति पढ़ा है और उसके साइड इफेक्ट को समझा है, तो निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें समुचित उसका लाभ ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। क्योंकि हम जब आगे झुकते हैं तो हमें सांस को छोड़ना है, हमें पीछे की तरफ जाना है, तब सांस को भरना है। परंतु YouTube पर देखते समय यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि हमें किस वक्त कितने देर तक झुकना है। कहा गया है कि यदि दक्ष योग गुरु के मार्गदर्शन में योग किया जाता है तो इसका समुचित लाभ होता है, इसके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं आ पाएंगे। जी योग गुरु जी, एक समस्या और आती है जो शारीरिक समस्या तो नहीं है पर वो मानसिक समस्या है। मानसिक अवसाद या डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, इसका आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तनाव से घिरे हुए हैं, किसी डिप्रेशन में जी रहे हैं, जीवन में कोई समस्या हो गई, उसका बोझ अपने मस्तिष्क पे लिए घूमते हैं। हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कौन सा योग अपनाना चाहिए? जी बात सच है कि आज के आधुनिकता की दौड़ में हम शारीरिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक तनाव से ज्यादा ग्रसित हो जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने मानसिक तनाव से उन्मुक्त करना है तो हमें प्राणायाम अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। क्षण भर में भी आपको तनाव मुक्त से किया जा सकता है। मन व्यक्ति के जीवन में कब्जा कर ले जाता और मन को जीतने के लिए योग में प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। हम जब गहरी सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर के साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति के साथ साथ मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। योग में एक सूत्र आया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, आसन तुम्हारी शारीरिक शुद्धि करेगा, परंतु प्राणायाम आपकी मानसिक पवित्रता, चित्त को शांत कर देगा और शांत चित्त व्यक्ति में के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। परंतु आपको जब भी मानसिक तनाव हो तब आप ब्रीदिंग करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, धैर्य आपका विकसित होगा। आपके शरीर में समता, जिसको कहते हैं समता आ जाएगी, संतुलन, बैलेंसिंग आएगा और ये सब चीजें आपके मानसिक तनाव के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में यदि मानसिक तनाव कभी आता है तो आप ध्यान करने के पूर्व प्राणायाम करें और प्राणायाम से जब चित्त शांत हो जाए तो कुछ मिनट के लिए ध्यान करेंगे, एकाग्रता में बदलेंगे तो मानसिक तनाव से आप उन्मुक्त हो पाएंगे। जी योग गुरु जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि हमें ध्यान जब करना है तो ध्यान किस वस्तु पर, किस व्यक्ति पर, या ध्यान कहाँ पर लगाना होता है? क्योंकि ध्यान ऐसा है, मन तो हमारा बहुत चंचल है, वो भागता रहता है, उसको किस जगह पर केंद्रित करना चाहिए? अभी मैं आपको बता रहा था कि ध्यान की जो पद्धतियां हैं, अनेक योग गुरुओं ने विभिन्न प्रकार की, हजारों प्रकार की पद्धतियां बताई हुई हैं। वैसे ध्यान करने के लिए कहा गया है कि किसी चित्र पर हमारी एकाग्रता करते हैं तो चित्त शांत होता है, किसी ओम पर, किसी जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस पर ध्यान की पद्धति बनाई गई है। ध्यान में जाने के पूर्व प्राणायाम से आपको अपने मानसिक तनाव को, मन के विचारों को रोकना नहीं है, विचार को छोड़कर निर्विचार बनना, निर्बीज होना। महर्षि पतंजलि ने 8वां सूत्र जो दिया वो समाधि का दिया है, और समाधि मतलब व्यक्ति अपने आप में आनंदमय, विज्ञानमय, ज्ञानमान, प्रज्ञावान माना जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ध्यान की पद्धतियों में किसी एक पद्धति को लगातार साधना की बतौर करते करते विचार रहित आप हो जाएं, मानसिक तनाव से आप उन्मुक्त हो जाएं, चित्त आपका शांत हो जाए और शून्यता की स्थिति में पहुंच जाएं, तब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और निश्चित रूप से आप ध्यान की स्थिति में वो बदलेंगे। योग गुरु जी, आज महत्वपूर्ण जानकारियां आपने योग दिवस के अवसर पर दी हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो भी हमारे कार्यक्रम को आज हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं, इससे जरूर लाभान्वित होंगे और योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे। योग गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं ने बड़ी धैर्यपूर्वक, बड़ी सौम्यता से हमारी बात को सुना। निश्चित रूप से मैंने जो आपसे आज चर्चा की है, आप अपने दैनिक जीवन में इसको, योग को समाहित करेंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, आप स्वयं स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगी, हम अपना आत्मनिर्माण कर पाएंगे, राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे और वासुदेव कुटुंबकम की भावना में भारत की योग की विधा एक स्वास्थ्य की दृष्टि से परचम फैलाएगी, ऐसी आशा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।